इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी पुस्तक कृतिका अध्याय 2 मेरे संघ की औरतें। और मेरे संघ की औरतों के बारे में लिखने वाली का नाम है मृदुला गर्ग। तो चलिए इनके कहानी से कुछ सीखते हैं। बस सीखना ही हमारा काम है, सीखना, समझना और जिंदगी को एक अपने तरीके से जीना। वही यह भी बताया जाता है इस कहानी के माध्यम से कि पारंपरिक रीति रिवाज क्या होता है और पारंपरिक रीति रिवाज को नहीं मानने वाला कैसा होता है। मेरी एक नानी थी। जाहिर है कि भाई नानी हो सकती है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मतलब माँ कुंवारी थी तभी उनका मृत्यु हो गया था। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानी कहनी पड़ी और कहानी बनानी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी है। नानी से कहानी नहीं सुने हैं, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुने हैं। बहुत बाद जाकर उसका असली मर्म मतलब उसका असली मतलब समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पारदर्शी मतलब अपने पति के अलावा दूसरे पति से चाहे घूंघट से बाहर नहीं निकलना औरत थी। उनके पति शायद ही तुरंत बाद उन्हें छोड़कर क्या बनने चले गए, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, मतलब बहुत ऊंचे पढ़ाई पढ़ने के लिए विद्यालय चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा था। भले नाना जी कितना भी बैरिस्टर बन गए हो, लेकिन इन नानी पर कोई असर नहीं पड़ा था। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार मतलब उनके सामने कभी बोला कि हमें ये पसंद नहीं है चाहे पसंद है, ऐसा कभी नहीं किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जो उनको मालूम हो जाता है कि अब हम मरने वाले हैं। 15 वर्षीय इकलौती बेटी मतलब मेरी माँ मृदुला गर्ग की माँ की शादी की फिक्र ने इतना डरा दिया कि वह एकदम मुंहजोर हो गई। मतलब हमेशा उल्टा सीधा बोलने लगती थी, कुछ भी मतलब बहुत बोलने वाली, उसको बोलते हैं मुंहजोर। मतलब आपका तुम कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, उसका जवाब तुरंत देगा, तुरंत मिलेगा वैसा। तो मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उसके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। मतलब अपने दोस्त से मिलना चाहती है। ठीक है। सब दंग हैरान रह गए कि जिस पारदर्शी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी कि भाई समय कम है, जो इच्छा है इसको पूरा कर दो। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा आए, मतलब दोस्त को लेकर आए और बीवी के हुजूर में बीवी के सामने पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं, भाई बैरिस्ट्री किए हुए हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। फर्मा बरदार का मतलब होता है वफादार, आज्ञाकारी। ये जो साहबों के आज्ञाकारी हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर इसकी शादी करवा दीजिएगा, और एकदम आजाद, जो अपने आप से काम कर लेता हो, अपने आप को अपने कंट्रोल में रखता हो, नियंत्रण में रखता हो, वैसे लड़के से शादी करवाइएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत ने मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफी आजाद ख्याल रही होंगी, मतलब एकदम खुलकर रहती होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उनसे साझेदारी की,
पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। मतलब अपने ढंग से अपने जिंदगी को जीती थी। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न आज से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरी की तरह जीने के लिए किस तरह आज औरतें जीती हैं, तो उस तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। उनको कुछ ज्यादा ही आजादी थी, क्योंकि वो अपने मन के मुताबिक जीती थी। वो एकदम खुला आजाद ख्याल की रहती थी, हमेशा एकदम आजाद रहती थी दिमाग से और घर परिवार से भी, क्योंकि जब बैरिस्टर की पत्नी है भैया, कुछ तो उसमें बदलाव होगी ही। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। आईसीएस एक पुलिस का परीक्षा का उस समय इम्तिहान परीक्षा होता था, जिसमें रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा मतलब पहले का चांदी वाला पैसा, पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, और उसके पॉकेट में एक भी रुपया पुश्तैनी नहीं तो कुछ भी नहीं था। आगे लेखिका लिखती है, माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सदा जीवन जीने और एकदम सिंपल जीवन सदा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी का कपड़ा भी आता है, खादी की साड़ी उन्होंने इतनी भारी लगती थी। खादी की साड़ी थोड़ा भारी होता था पहले, क्योंकि उस पर सब चीज अलग अलग से हाथ से उसमें बनाया जाता था। इतनी भारी लगती थी कि कमर चनक सा जाता था उनका। रात रात भर जग कर वे पहनने का अभ्यास करते, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टंग जाए। धोई पोछी मतलब रस्सी फस्सी पर भी उसको टांगा जा सकता है। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। और मजे की बात यह है कि कोई वहां पर ये नहीं बोला, कोई बात नहीं, हम छींके पर से उतार लेंगे, मतलब जो अर्गनी होता है ना कपड़ा पसारने के लिए, हम उस पर से उतार लेंगे। तो ऐसी बात कोई नहीं बोला था, नहीं तो और मजा आता सुनने में। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों मतलब रहने वाले लोगों के तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से बहुत ज्यादा अभिभूत थे, मतलब पूरा उनसे लगाव रहता था। और मेरी नानी और मेरे नाना की बात नहीं, यहाँ पर नाना की बात है। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, मतलब बड़े साहब माने जाते थे। बस जात से वह हिंदुस्तानी थे। बड़े साहब तो थे लेकिन जात से हिंदुस्तानी थे। बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेजी थे। बाकी सब चीज खाली एक जात हिंदुस्तानी, बाकी सब अंग्रेज। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। जो आजादी के जंग लड़ रहे थे वही कभी एक दिन था कि सबसे ज्यादा पसंद करते थे तो किसको? अंग्रेजों को। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, गांधी नेहरू हो चाहे मेरे पिताजी के घर वाले हो, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़े, जेब खाली और शोहरत को सिर पर रखता हो, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। दबदबा किसका था? उसके साहबी ससुर मतलब उसके अफसरों का। क्या आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। ठीक है, एक साहब था जो अपनी आन बान शान मतलब एक लड़की को, अपने बेटी को एक लड़के को सौंप दिया। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती क्या? मतलब उससे रोमांचक कोई बात है? नानी की आखिरी ख्वाहिश
नाना की रजामंदी वे रोमांच उपकथाएं थी। मतलब राजा नाना ने उस पर रजामंदी हो गए, मतलब मान गए, ये रोमांच का एक कथा था जो कहानी के तिलिस्म मतलब जादू को गढ़ा बनाता है, मतलब एकदम गाढ़ा बना देता है। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, मतलब दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी कि उनमें खूबसूरती, नाजुकता, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मुली थी कि वे परिजात से कम नहीं थी। परिजात एक जादुई वृक्ष है, उससे कम नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी। कोई भी काम के लिए उनसे राय जरूर लिया जाता था। पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी और जो वो बोल दे उसको निभाया भी जाता था। इतना पावर था उनका। अब क्यों था उतना पावर इनका, अब देखिए आगे। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथ पे हल ना जुतवाया करते, हम हाथी पे हल नहीं जुतवाया करते, मतलब हाथी से हल नहीं जुतवाया करते, हमारे पास बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुल्मे का मतलब इस वाक्य का भावार्थ समझ में आ गया था। मतलब हम हाथी से कोई काम नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास बैल है। मतलब जो काम नहीं करना चाहता उससे हम काम नहीं कराते हैं, हमारे पास जो काम करने वाले उससे काम हो जाता है। तो ये समझ में उनको आ गया था। जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा, हमने ये देखा था कि ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद थे। मुस्तैद का मतलब तैयार थे, एकदम चुस्त तंदुरुस्त थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्दजात पिता भी उनके साथ रहते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून नहीं था। वह भरपूर था, अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए। जिस तीस से पूछे, मतलब जिस तरह आप पूछ कर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, किसी से पूछने का कोई टेंशन नहीं, अपने तरीके से वो अपनी जिंदगी चलाती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया जिस तरह बाकी सब माँ होती है। न उन्होंने कभी हमें लाड किया और न हमारे लिए कभी खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के हालात भी थे, उनके बीमार रहती थी, वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उनमें ज्यादा हाथ उनके अरुचि का था। और उनका सबसे ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। अरुचि क्या है? उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीत जाता था। और जो किताब पढ़ने में घुस जाता है, किताब का बीमारी जिसको हो जाता है, उसको भैया कुछ समझ में नहीं आता है। बाकी वाक्य साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। देखो, समय किसमें? किताब पढ़ने में, कुछ वक्त साहित्य पढ़ने में, चाहे चर्चा करने चाहे संगीत सुनने में बीत जाता था, लेकिन सब काम बिस्तर पर ही करती थी। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादी और दादा दोनों या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम धरते थे, उनका नाम भी नहीं धरते थे, न उन्हें आम औरत की तरह होने की अपेक्षा करते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारिक कर्तव्य का भी पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आया। मतलब वो साहब के खानदान के थी, उसके अलावा दो कारण समझ में आया मृदुला गर्ग को, जो लेखक हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, एक कारण। दूसरा कारण था, वे एक ही गोपनीय बात को, कोई भी गोपनीय बात हो, दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। जिसका है उसी को रहने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था,
दूसरे के कारण, पहला कारण झूठ नहीं बोलते थे तो घर वाले बहुत प्यार करते थे। दूसरा कारण बाहर वालों की दोस्ती, दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा लेते थे। माँ की कमी पिता से पूरा हो जाता था। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, लेकिन कोई नहीं पूछता था कि क्या किसका है। वो सीधा उनके पास जाता था, वही पढ़कर बताते थे कि भैया इसमें है क्या, करना क्या है। माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। ये बात देखो, माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह बच सकती है कि नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजी तत्व मतलब अपना हर व्यवहार निजी बनाए रखने के लिए, अपना प्राइवेट बनाए रखने के लिए, एक अपने जैसा कि हम भाई अलग रहेंगे, तो निजता बनाए रखने के लिए छूट थी। सब कोई अपनी निजी बातों को रख सकता है। इसी निजता बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीन बहन जो थे और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। 3 बहन और छोटा भाई लिखने के लिए हम लोग तैयार हो गए, लेखक बन गए। लीक से खिसके, लीक से मतलब क्या, मुस्लिम लीग होता था, उससे खिसके मतलब उससे अलग हुए। अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रही, पर अपनी एक परदादी भी थी, दादी की भी सास परदादी भी थी, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत लिया था कि अगर खुद के फजल मतलब होता है दया, अनुग्रह, तो खुद के दया से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां मतलब साड़ी, पहले लोग साड़ी कहाँ धोती बोलते थे, धोतियां हो जाए तो वे तीसरे दान कर देते थे। 2 हो जाता था तो एक को मतलब तीसरा जैसे होगा ना तो एक को दान कर देते थे। इतना उनके पास दिल था, बड़ा बड़ा दिल वाले थे। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी। मतलब जैन समाज में ये दूसरे से क्या होता था, किसी से कुछ ग्रहण न करना, ये बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी, मांग सकते थे। इसलिए वहां तक तो ठीक था, मतलब संग्रह न करना जैन समाज में है कि संग्रह न करना ये एक बिरादरी के हरकत है, मतलब उस हरकत से मानी जाती थी, इसलिए तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिरों में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोह का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवैयत मतलब ये जो बात थी, यह गैर रवैयत मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ी। बस यही बात मानकर उनको चैन नहीं पड़ी, उसे भगवान और अपने बीच पोसीदा रखने के बजाय सारे लोगों के सामने सरेआम उसका ऐलान कर दिया। मतलब उनको चैन नहीं मिला, मतलब भगवान से तो बोली, उसके बाद पूरे ढिंडोरा पीट कर बोली कि हमें पहला बच्चा लड़की ही चाहिए। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उसके फितूर की कोई वाजिदा वजह नहीं थी, मतलब वो क्या करना चाहती थी, मांगी क्यों, ये उनके पास वजह नहीं थी। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, यह भी नहीं मान सकते सॉरी, क्योंकि उनके खानदान में तो भाई औरत तो थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर का मतलब होता है नियमों से, बल्कि नियमों से मंदिर जाकर हमेशा मंदिर जाकर मन्नत दोहराती थी कि भाई हमको लड़की चाहिए।
पूरा नुक्कर, मतलब जितना भी इलाका था वो नुक्कर वाला, पूरा नुक्कर गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ता है और सीधा बात होता है भगवान से। बेतार का तार, इधर वह तार खिंचती, उधर टन से तथा स्तुत बजता, मतलब इधर से तार जाता और उधर टन से आवाज आती, हाँ बोलो भक्त। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही खेलेगी, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान नहीं था, मतलब उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि मेरा बात सही हो जाएगा। इसके बारे में अगले भाग में पढ़ेंगे, लड़की की गैर वाजिका, ठीक है, वाजिब। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, आपको भी दिक्कत होगा बोरिंग, क्योंकि हिंदी का सब्जेक्ट है तो हम भी स्पीड में पढ़ा नहीं सकते, धीरे धीरे ही पढ़ाना पड़ता है, कुछ मोड़ा गलती भी हो जाता है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले भाग में।